कितने प्रकार का मन होता है। मनोवैज्ञानिक मन के कितने परत को मानता है? तीनों मनों की व्याख्या करो। 3 प्रकार का मन गुरु माँ के सत्संग में सुना गया है। चेतन, अचेतन और अवचेतन मन। चेतन मन वर्तमान स्थिति, जो अभी विचार है, जो अभी संकल्प विकल्प उठ रहा है, जो अभी हमारी चेतना में। अचेतन मन जो धसा हुआ है हमारे भीतर। अवचेतन मन धसा हुआ मतलब प्रखर रूप से अभी प्रकट नहीं होता है, लेकिन अंदर से लगता है कोई इच्छा, जब जो कि वैसा परिस्थिति में वैसा विचार सामने आए मन का, जो ऊपर से नहीं दिखता लेकिन अंदर से होता है। ठीक है, आगे बढ़ो। और चेतन का ध्यान नहीं पड़ रहा, बहुत ज़्यादा गहराई से धसा हुआ, अवचेतन या जो हम लोग कभी विस्मृत हो गया है। मुख्य रूप से ऐसे तो 2 चेतन मन के बारे में ज़्यादा जानकारी लोगों को मिलती है, चेतन और अवचेतन, परंतु सत्संग वगैरह में हम लोगों को 3 तरह की जानकारी मिली है, जो सत्य भी है। चेतन मन, अचेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन जो सामान्य रूप से मोटा मोटी जिसको कहा जाता है, जो प्रत्यक्ष दिखता रहता है हमारे बोलचाल व्यवहार में, जो हम मन से सोचते हैं, विचारते हैं, संकल्प विकल्प करते हैं और उस अनुरूप हमारी प्रवृत्ति भी होती रहती है। दूसरा है अवचेतन मन, जिसको सामान्यतः हम संस्कार कहते हैं, जो हमारे मनोवृत्तियों के अंदर में धसा हुआ है। मतलब मन का ऊपरी तल को हम अगर चेतन मन कहते हैं तो उसके अंतस्थ तल को अचेतन मन कहते हैं, जो उस अचेतन मन से हमारा चेतन मन प्रभावित होता रहता है, जिसमें जो पूर्व में किए गए कर्म हैं वो संचित हैं अवचेतन मन में, अचेतन मन में। इससे एक तीसरा मन जो अवचेतन मन है, जो चेतन और अचेतन दोनों से परे है, जिसमें बहुत ही मतलब बहुत ही डीप, बहुत ही गहरे में वो संस्कार जो बहुत ही पूर्व में किए गए हैं, जो प्रकट नहीं हो पाते हैं बहुत बार। जैसे अचेतन मन चेतन मन को प्रभावित करता है, पर अवचेतन मन जो है वह बहुत ही अंतस में धसा हुआ होता है, जो कभी कभी अगर वैसा कोई किसी तरह की परिस्थिति बनती है या कभी सपनों में वो घटना या उस तरह की स्थिति, या कभी जब हम ध्यान में गहरे उतर जाते हैं, बहुत ही गहरे, मतलब ध्यान पूरा सज जाता है और उस तरह की जो हमारे अचेतन मन से भी जो परे अवचेतन मन है, वो घटनाएं दिमाग में सामने चलचित्र की तरह चलने लगती हैं, तो वो अवचेतन मन की घटनाएं होती हैं। मुख्य रूप से तो इन तीनों को इसी तरह से देखा गया। मतलब और कोई बोल सकेंगे? फ्राइड के सिद्धांत के हिसाब से भी 3 मन है। एक चेतन, जिसको कॉन्शस बोलते हैं, एक सब कॉन्शस, अवचेतन और अचेतन, मतलब जो एकदम बहुत पहले की घटना है, आसानी से याद नहीं किया जा सकता है, मन में दबा हुआ रहता है, लेकिन उसको आसानी से व्यक्ति चाहे कि तुरंत याद कर लें तो याद नहीं किया जा सकता है, उसको अवचेतन कहते हैं। और एक हुआ चेतन, तो सबको जानता है, आसानी से कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, मेरे साथ क्या घटना घटी, तुरंत उसके बारे में बोल सकता है और उसके दिमाग में भी तुरंत आ सकता है। और एक सबकॉन्शस मतलब अवचेतन,
मतलब थोड़ा जोर देने से वो याद आ सकती है बात। मैंने तुरंत तो उसमें नहीं रहता है, मैंने दोनों के बीच, अचेतन और चेतन के बीच में रहता है। मतलब उसको थोड़ा सा प्रयास करने से व्यक्ति याद कर सकता है, तुरंत नहीं याद हो सकता है लेकिन याद हो सकता है। तो स्वप्न के हिसाब से प्रायः जो अचेतन में दबी हुई रहता है इच्छा वगैरह, वो स्वप्न में बाहर निकलता है। फ्राइड के हिसाब से, वैसे संतों में भी बहुत जगह ये चर्चा है। और जो कॉन्शस में है वो प्रायः स्वप्न नहीं आता है, वो तो मन में चलते रहता है। जब आदमी निद्रा में चल जाता है तो उसमें सब कॉन्शस मतलब अवचेतन का ज़्यादा प्रभाव रहता है और अचेतन का ज़्यादा प्रभाव रहता है। मतलब जो बहुत पहले बात हो चुकी है, आसानी से याद नहीं आती है, वो बात माने आना शुरू हो जाता है। चेतन मन को कौन प्रभावित करता है, अवचेतन की अचेतन? चेतन मन का प्रभावित दोनों करता है, अवचेतन और चेतन भी। लेकिन चेतन जो माने एकदम दबा हुआ जो इच्छा है उसको भी चेतन मन को प्रभावित करता है, लेकिन हम जान नहीं सकते हैं। वो दबा हुआ है लेकिन अंदर से प्रभावित करते रहता है, लेकिन हमको याद नहीं आता, हम बोल नहीं सकते हैं क्यों हो रहा है, ये भी नहीं पता चल पाता है। और चेतन मन तो एकदम हमेशा चलचित्र की तरह दिमाग में रहता है कि मेरे साथ क्या घटना घटी, कब घटी। और सब कॉन्शस मतलब अवचेतन वही कि आसानी से जिसको याद किया जा सकता है। और अचेतन मन में दबी हुई इच्छाएं हैं जो बहुत पहले घटी हैं, आसानी से हम याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरा आचरण को प्रभावित कर सकता है वो। फ्राइड तो जो मन की व्याख्या की है, चेतन, अचेतन, अवचेतन, वो कहाँ तक सही लगता है? कुछ माने 100% तो सही नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत सा अध्ययन किया गया है तो कुछ तो सही है। क्योंकि स्वप्न में ऐसी बातें आती हैं जो हमारी इच्छा माने रही है और स्वप्न निकलता की है। जो व्याख्या फ्राइड ने किया है 100% सही नहीं, लेकिन कुछ कुछ बातें सही रहती हैं। आप बोलिए किशोर जी, किशोर जी को दे दिए। चेतन और यह चेतन, मन में बहुत तरह की बातें आती है। सोचते रहते हैं बहुत तरह की बातें। उसके पीछे बहुत ध्यान से सोचते हैं कि ये मन क्या कर रहा है और मुझे क्या करना चाहिए। मतलब इसमें फासला हो गया, एक मन क्या कर रहा है और हमें क्या करना चाहिए। हाँ मन से कोई अलग बैठा हुआ है भीतर जी, जो ये संकल्प करता है कि हमें क्या करना चाहिए। और वह सही है गलत, वो एक निर्णायक बनकर अच्छा से सोचकर उसका पालन हमको करना चाहिए। मन के अंदर में भागे नहीं, और जो हम करें वो सही करें। मन तो इतना भागता है कि उसका पीछा करना बड़ा मुश्किल है। मन के भागने से परेशानी है या वो गलत दिशा में भाग जाता है, इसमें परेशानी है? नहीं, गलत दिशा में भागता उसका परेशानी होने लगती है। फिर भी बहुत कंट्रोल करना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उससे बहुत नुकसान शरीर मन को हो जाता है। और वो सारा अपने आप पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे कंट्रोल करें।
और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है मन। मन से ही सब कुछ सारा आपका अच्छा खराब बुरा जो भी होता है वो मन के द्वारा ही वो सब कुछ होता है। वैज्ञानिक ऑस्कर कौन थे? परमाणु बम को किसने बनाया? ये परमाणु परमाणु बम का क्या क्या उपयोग किया जा सकता है? परमाणु तत्व को ऊर्जा भी बनाया जा सकता है और किसी शहर किसी देश को विध्वंस भी किया जा सकता है। वैसे ही मन भी परमाणु बम जैसा है, बहुत ही पावरफुल तंत्र है मन। आज हम लोगों का जैसा मन है, इसको बनाने में सदियों लगे हैं, लाखों साल मन को गढ़ते 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 आज इस स्थिति में परिपक्व होकर प्रकट हो रहा है। मन उपेक्षणीय नहीं है। मन ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे घबराया या डरा जाए। मन हमारा मित्र भी हो सकता है ना? बस उसको सोच समझकर उपयोग करने की कला आनी चाहिए। सदगुरु कबीर साहब एक पद में कहते हैं, मन गोरख जरा जोर से बोलो, बुलंद आवाज में सब कोई सुने। मन गोरख मन गोविंदा मन ही अवघड़ होए, जो मन राखे रतन करी जतन करो। जतन करी आपे करता हो। तो सदगुरु कबीर साहब मन की बहुत प्रशंसा करते हैं। गोरख बोल दिए, गोविंद बोल दिए, अवघड़ बोल दिए। आप ही करता मतलब स्वयं व्यक्ति परमात्मा हो जाएगा, ऐसा बोल दिए। मतलब मन कोई नकारात्मक स्वरूप वाला नहीं है, मन लचीला है। मन को जैसा बनाया जाए, जैसा गढ़ा जाए वैसा बन जाता है। जैसे मिट्टी लचीली है, मिट्टी का हम जैसा चाहे वैसा आकार दे सकते हैं, वैसे ही हम लोग मन को भी अपनी इच्छा अनुसार आकार दे सकते हैं। डरो मत, मन का उपयोग करना सीखो। तुम बोलो सिद्धांत, मन कितने प्रकार का है? समय ज्यादा हो रहा है लगता है, बोलो। मन तो एक ही है। अब मन से यदि अच्छा, मन का उपयोग यदि अच्छे कार्यों के लिए, अच्छे विचारों के लिए करते हैं तो यह अच्छा मन के रूप में होता है। और यदि मन का उपयोग बुरे विचार, बुरे कर्म के लिए करते हैं तो यह बुरा मन बन जाता है। व्यक्ति के ऊपर यह निर्भर करता है कि मन का सदुपयोग करें या दुरुपयोग। अभी चर्चा चल रही है कि मन के कितने परत है। जैसे फ्राइड ने कहा ना कि मन का 3 परत है, चेतन, अचेतन, अचेतन। पढ़ा नहीं है? फ्राइड का नहीं पढ़ी।
फ्रायड की मृत्यु कैसे हुई थी? इतना मनोवैज्ञानिक था और अपने आप को मन का देवता ही मानता था। पाश्चात्य दुनिया में फ्रायड का सिद्धांत का बहुत ही प्रभाव पड़ा और उन्हें एक करिश्माई व्यक्ति के रूप में देखा जाने लगा कि मन को वो इतना डीपली पहचान सके और मन रोग ना हो। मन हम लोगों को परेशान ना करे, तो क्या क्या किया जा सकता है वो सब किए। लेकिन भारतीय संत लोग उसको मनोवैज्ञानिक रोगी मानते हैं। फ्रायड का शिष्य का नाम क्या था? जो फ्रायड से हटकर सिद्धांत को रखा मन के बारे में। जुंग फ्रायड, आप कोई भी स्वप्न देखो, आप कुछ भी सोचो, यदि आप चांद को भी देखते हो, यदि आप फूलों को भी देखते हो, पेड़ पौधों को भी देखते हो, हवा को भी अनुभव करते हो, तो वे उन सब का विश्लेषण किस रूप में करते थे? उसका सभी विश्लेषण, उसकी सारी व्याख्या वासनात्मक होती थी। उसके दिमाग में भरा हुआ था कि मन की एक ही मांग है, वो है वासना। स्त्री पुरुष विषयक वासना। तो आप ऐसा स्वप्न देखें तो वे उसकी व्याख्या वासनात्मक रूप से कर दिया करते थे और बतलाते रहे कि मन की इच्छाओं को दमित नहीं करना चाहिए, वरना व्यक्ति के भीतर ग्रंथि बन जाती है, जो ग्रंथि उसका जानलेवा होता है, उसको पागल बनाता है, उसको डिप्रेस बनाता है, उसके जीवन को तहस नहस कर देता है, अशांत करता है। इसलिए इच्छाओं को दमित नहीं करना चाहिए और वे उसी तरह की जीवन जिए। पर आप लोग को जानकर ये आश्चर्य होगा कि उनकी मृत्यु आत्महत्या के द्वारा हुई थी। परंतु उन्होंने जो बतलाया कि मन का 3 परत है, चेतन, अचेतन और अचेतन। तुम लोग दोनों गड़बड़ बोल दिए कि अचेतन ज़्यादा गहरा है। 3 परत जो सबसे सामने है हम लोगों का, वो चेतन मन है, और उसके बाद का जो परत आता है वो अचेतन मन है, और एकदम भीतर दबा हुआ है वो अचेतन है। अचेतन बहुत गहराई में है। जैसे अभी हम लोग मिट्टी को देख रहे हैं, वो पहला लेयर है। 10 फीट, 12 फीट, 15 फीट के नीचे
ऐसे ही मिट्टी मिलेगी कि अलग मिलेगी? और 50-100 फीट नीचे और अलग हो जाएगी। तो ऐसे ही है मन का भी। मन का जो ऊपरी परत चेतन है, हम लोग व्यवहार करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, और दूसरा है अचेतन, जो हमारे चेतन मन को प्रभावित करता है। और तीसरा है अचेतन, जो हमारे अचेतन को प्रभावित करता है। और मन को चेतन, अचेतन और अचेतन तीनों को प्रभावित करता है। हम लोगों का व्यवहार तो करता ही है, इंद्रियां तो करती ही है, पर साथ साथ में वाणी भी बहुत प्रभावित करता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। हम लोग जैसा सुनते हैं अथवा बोलते हैं अपनी ही वाणी को कान से तो सुनते हैं ना, उसका मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, अन्य इंद्रियों की तुलना में ज़्यादा। यदि 11 बज रही हो रात, 12 बज रही हो रात, चारों ओर सन्नाटा छा गया हो, झिंगुर की कभी कभी आवाज़ आती हो और कभी कभी कुत्ते कहीं भौंकते हों, वो सुनाई पड़ता हो और पूरा सन्नाटा हो, और तुम अपने कमरे में अकेले हो और लाइन कट गई हो, अंधेरा छाया हुआ हो, अपना टीवी खोलो अथवा मोबाइल खोलो और कोई हॉरर पिक्चर देखो, क्या असर करेगा? क्या होगा? अब थोड़ा गहराई से सोचो कि हॉरर पिक्चर का दृश्य चल रहा हो और उसको मुट कर दो, आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती हो, केवल दृश्य दिख रहा हो, उसका प्रभाव, और हॉरर पिक्चर चल रहा हो और दृश्य भी चल रहा हो, दिख रहा हो और ध्वनि भी सुनाई पड़ रही हो, उस आवाज़, उसका प्रभाव, दोनों में क्या अंतर आएगा? क्या अंतर आएगा? कौन ज़्यादा छुएगा हृदय को, कौन ज़्यादा डरा देगा, कौन है सो कम प्रभाव डालेगा? क्या? सबको ऐसा लगता है? ज़्यादा प्रभाव ऐसे डालता है जो आवाज़ के साथ, जो आवाज़ रहती है, नॉर्मली देखा जाता है कि जैसे म्यूजिक वगैरह में भी कहीं अगर हम कोई भी आवाज़, अगर सैड वाला आवाज़ डालते हैं तो हमारा मानसिक स्थिति से उस अनुरूप होने लगता है। कोई पिक्चर वगैरह में भी सैड वाला सॉन्ग या सैड कोई उस तरह का सीन क्रिएट हुआ, वहाँ पर आवाज़ अगर उस तरह का है तब ज़्यादा हमारा मन इफेक्ट होता है, इफेक्टेड होता है। अगर आवाज़ ना रहे तो बहुत कम इफेक्टेड होगा। सही बात। मतलब हम लोगों के मन को ध्वनि बहुत प्रभावित करती है। आप गुस्सा करते हो तो गुस्सा में क्या होता है? चिल्लाओगे आप गाली गलौज करते हो, आप निंदा करते हो, आप किसी की बुराई देखते हो और उसकी चर्चा करते हो, आप कहते हो कि मेरा बच्चा तो बिल्कुल नालायक है, आप कहते हो कि हमसे मांसाहार छूट न सकेगा, आप कहते हो
कि मन तो हमको पछाड़ी ही डालता है, मन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, नहीं कर पाते हैं। ये क्या है? ये ध्वनि है। तो इसका नेगेटिव असर आपके मन पर पड़ेगा, पड़ेगा ना। आप जो बोलते हो, आप जो सोचते हो, उससे भी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है आप जो बोलते हो। आप जिस बात को बार बार बोलोगे वे आपके अवचेतन मन को रंगने लग जाएगा, और चेतन मन को उसी तरह गढ़ने लग जाएगा। और जब अवचेतन मन वैसा गढ़ गया तो आपका चेतन मन भी उसी के अनुरूप प्रभावित होकर कार्य करने लगेगा। इसीलिए जो आप लोगों में कीर्तन वगैरह करवाया जाता है, ये भारतीयों का खोज है, अथवा जो नाम जाप करवाया जाता है कि भीतर ही भीतर ईश्वर का सुमिरन करो, अथवा जो आपको कहा जाता है कि आप बोलिए कि मैं शांत हूँ, एक बोलो कि मैं क्रोधी हूँ, क्रोध पर विजय नहीं कर सकता, मैं कमज़ोर हूँ, और एक बोलो कि मैं शांत हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, परमात्मा हमारे साथ है, परमात्मा की कृपा से मैं अपने आप को परमात्मा के योग्य बना सकता हूँ। ये बोलो। आप लोग ध्यान में भी देखते होंगे जब आप बोलते हो कि मेरा शरीर शांत हो रहा है, मन ही मन, वो भी तो ध्वनि ही है ना। मन में जो हम बोलते हैं, मेरी श्वासें शांत हो रही है, हमारा मन शांत हो रहा है, तो आपको इस तरह की फीलिंग होती है, होती है ना। आप चेतन मन में जिस बात को लाना चाहते हैं, जिस स्वभाव को लाना चाहते हैं, आपको अवचेतन मन को उसी के अनुरूप गढ़ना पड़ेगा। अवचेतन मन को कैसे गढ़ा जा सकता है? और सकारात्मक ध्वनि के बीच में अपने आप का जीवन गुजारने का प्रयत्न करना होगा। जहाँ नकारात्मक ध्वनि होती हो, अथवा हम स्वयं ही नकारात्मक ध्वनि उच्चारण करते हों, तो चेतन मन वैसे ही बनने लगेगा, फिर चेतन मन भी वैसे ही हरकत करेगा। फ्रायड कहा कि व्यक्ति का चेतन मन और अवचेतन मन में एक ही बात दबी है, वह है वासना। क्या आप लोग भी इसको मानते हो? ये बात बिल्कुल बकवास है। जैसे काला चश्मा पहनने पर धूप काली दिखती है, फ्रायड का मन की स्थिति बतला रहा है। उसका जो सिद्धांत है वो फ्रायड के मन की स्थिति है, वो सिद्धांत नहीं है। हम लोगों के अचेतन मन और अवचेतन मन में एक ही बात दबी हुई है, और वह है शाश्वत सुख की इच्छा, शाश्वत शांति की कामना। आप लोग को लगता है? ठीक से सोचो।
वासना अंदर हम लोग का भरा हुआ है, अवचेतन और अचेतन मन में कि एक ही मांग भरी हुई है, शाश्वत सुख, शाश्वत शांति। एक तरफ फ्राइड का सिद्धांत रखो, एक तरफ भारतीय मनीषी लोगों का सिद्धांत रखो, किसका पलड़ा भारी है? अब हम लोगों को ऐसे ध्वनियों का के पास रहना चाहिए, ऐसे ध्वनियों का उच्चारण करना चाहिए जो सुख और शांति को बढ़ाता हो। तो उसी तरह चेतन मन बनेगा और उसी तरह अचेतन मन भी बनेगा। जिस ध्वनि अथवा जिस विचार को बार बार दोहराया जाता है वह अचेतन मन में जम जाता है, बैठ जाता है। परीक्षार्थी लोगों को एक ही चैप्टर को 8-10 बार पढ़ना होता है। क्यों? उसको कहा जाता है परीक्षार्थी लोगों को कि तुम पढ़ाई करते हो तो उसका अभ्यास सतत बना रहे। परीक्षार्थी जब परीक्षा देने के लिए जाता है तो चेष्टा करता है कि एक दिन पहले जो वो पढ़ाया सब्जेक्ट उसका फिर से रिवीजन कर जाए, चाहता है ना, जिससे वो ताज़ा बन जाए। और आप एक चीज़ को कभी आज से 4 महीना पहले याद किए हो और फिर उसको एक तरफ रख दिए, फिर उसका अभ्यास नहीं किए। 4 महीना के बाद आप सीधे परीक्षा हॉल चले गए, जो क्वेश्चन आया वो वही आया जो 4 महीना पहले आप पढ़े हैं, तो क्या आप लिख सकेंगे? नहीं लिख सकेंगे। और यदि 4 महीना के अंदर आपने उसको क्वेश्चन उत्तर को 50-60 बार या 10-15 बार और पढ़ लिए हो तो परीक्षा में कुछ लिख सकोगे? बहुत अच्छा से लिख सकते हैं। तो वैसे ही हम लोगों को अवचेतन मन गढ़ने के लिए जो सुख और शांति कर ध्वनि है उसका अभ्यास करना चाहिए और वैसे ही संगति में रहना चाहिए। और चेतन मन शांति और दिव्यता के परमाणु से इतना अधिक ओतप्रोत हो कि यदि प्रतिकूल परिस्थिति आए और हम लोगों का मन चंचल होने की स्थिति में आए तो हम लोगों पर उतना ही प्रभाव डालेगा जितना बिना साउंड का है हॉरर पिक्चर। और यदि आपने अचेतन मन को नहीं गढ़ा तो हमारा मन उतना ही उद्विग्न होगा जितना अंधेरी रात में अकेले कमरे में बैठे ध्वनि युक्त तुम भयानक कोई भूत प्रेत डाइन चुड़ैल इत्यादि का मूवी देख रहे हो। क्या चुनोगे और किस दिशा में तुमको बढ़ना है और अवचेतन मन को कैसे गढ़ना है, ये बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। अब आप लोग नेगेटिव बोलना क्या करो, बढ़ा दो कि बंद करो? नेगेटिव बोलना बंद करो, नेगेटिव सोचना बंद करो।
मन में पॉजिटिविटी लाओ, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव सुनो और पॉजिटिव ही सोचो। फिर चेतन मन हम लोगों का दिव्य हो जाएगा, ईश्वर के योग्य। बहुत ज़्यादा समय हो गया। भगवान को धन्यवाद कि उसने हमें बोलने दिया।